अगले दिन की सुबह समायरा को होश आता है और वह अपने आसपास देखती है। वह जागी तो रोजाना की तरह ही थी, लेकिन वह आज अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी, मानो उसके सर पर पूरी जिंदगी एक बोझ रखा रहा हो और अचानक से वह बोझ पूरी तरह से हट गया हो। वह अपने आसपास नजर घुमाती है तो वह किसी अनजान कमरे में थी। वह तुरंत खड़ी होती है और बाहर जाने के लिए उठती है कि वह बाहर से किसी के आने के कदमों की आवाज को सुनती है। इन कदमों की आवाज को सुनकर वह तुरंत सावधान हो जाती है और अपने आसपास किसी हथियार को खोजती है, लेकिन उसे केवल एक डंडा ही मिलता है। लेकिन जब वह दरवाजे से अंदर आने वाले व्यक्ति को देखती है तो उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है। दरवाजे से आने वाली लड़की वैशाली थी। वैशाली समायरा की सावधानी वाली हरकत को देखती है तो हंस पड़ती है। वह कहती है, मिस समायरा, आज के मुकाबले शुरू होने वाले हैं और मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए ही आई थी। ये कहकर वह बाहर चली जाती है। समायरा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। इस वक्त तक सभी योद्धा मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। पहले 2 दिनों के मुकाबले की तुलना में आगे के मुकाबले कहीं ज्यादा टक्कर के थे, लेकिन उनमें उतना उत्साह नहीं था। सारे मुकाबले आराम से गुजरते हैं और कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जो कि वीर का ध्यान खींच पाते हैं। वीर उनमें थोड़ी दिलचस्पी दिखाता है, लेकिन वे भी उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते। इन 20 दिन के मुकाबलों में वीर को 2 बार चुना जाता है, जिनमें वह बिना किसी संदेह के विजेता बनता है। वहीं रणवीर और रघुवीर भी अपने मुकाबलों में विजयी होते हैं। शिवा 2 पीक स्तर के योद्धाओं को हराकर एक मजबूत योद्धा के रूप में सामने आता है। दृष्टि और रीना भी आराम से अपनी जगह बना लेती हैं। वैशाली का नाम पहले मुकाबले के बाद शीर्ष पर नहीं था, इसलिए उसकी रैंकिंग 15वें स्थान पर आती है। लेकिन किस्मत का पहले स्तर में बड़ा हाथ था। आखिरकार अगर किस्मत साथ नहीं हो तो एम्पर स्तर के योद्धाओं से कैसे लड़ा जाएगा। आखिरी 2 दिनों में लकी ड्रॉ में वैशाली का नाम आता है और वह देवमणि को चुनौती देती है, जो कि हाफ स्टेप एम्पर बन चुका था, और उसे हरा देती है। इससे वह शीर्ष 10 में शामिल हो जाती है। इन 10 योद्धाओं की रैंकिंग पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैल जाती है। इनमें से 5 योद्धा सन अकेडमी से होते हैं। सौर साम्राज्य का कोई भी योद्धा शीर्ष 10 में नहीं आता, हालांकि उनके अगले स्तर में सबसे ज्यादा प्रतिभागी थे। वहीं डाकू राजवंश ने केवल एम्पर स्तर के योद्धा ही भेजे थे। एक्स राजवंश की तरफ से 3 एम्पर स्तर के योद्धा थे। हरिवन्नी राजवंश से 1 एम्पर स्तर और 2 हाफ स्टेप एम्पर थे। ये राजवंश रहस्यमय था, न ही किसी को उनकी ताकत का अंदाजा होता, न ही उन पर आसानी से जासूसी की जा सकती थी। जल्दी ही अगले स्तर के मुकाबलों की घोषणा होती है। वे 5 दिन बाद शुरू होने वाले थे। 3 दिन बाद नियम बताए जाने वाले थे। फिलहाल केवल योद्धाओं की सूची जारी की जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या दूसरी ओर, जहां एक और टापू पर टूर्नामेंट चल रहा था, वहीं समंदर के बीच एक काला टापू था, जिससे गहरी लाल रोशनी निकलती है और आसमान को चीरती हुई ऊपर तक पहुंचती है। इस रोशनी से आकाश में गहरे काले बादल बन जाते हैं। असल में वह काला रंग डेविल क्रीचर्स की भीड़ थी। जैसे ही रोशनी निकलती है, वे सब उसे रास्ता दे देते हैं और छुप जाते हैं। वह लाल ऊर्जा थी, क्षरक ऊर्जा, जो कि डेविल क्लैन के उच्चतम रक्त की निशानी थी। लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था। वह आभा केवल डेविल्स की नहीं थी, उसमें कुछ और भी अधिक भयावह था। रोशनी के जाते ही एक परछाई आसमान में पहुंचती है और जोर से हंसती है। सन अकेडमी, मैं वापस आ रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारे सारे के सारे जीनियस योद्धाओं को खत्म करूंगा। नीचे डेविल्स सिर झुका लेते हैं। वहां से 7 लाल बालों वाले योद्धा निकलते हैं और घुटनों के बल झुककर कहते हैं, हुजूर, आप अब हमारे कमांडर हैं। डेविल क्लैन की सेना नम 751 के नेता, हम सातों आपकी सेवा में हैं। उनकी आभा भयंकर थी, पर सामने खड़ा युवा लड़का उनसे कहीं ऊपर था। भले ही वे महाराज स्तर पर हो, वह एम्पर स्तर पर था, लेकिन उच्च रक्तधारा का था। उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, पर आप जानते हैं कि वह कौन है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5 दिन बाद मैदान पर सभी योद्धा फिर से एकत्रित होते हैं। 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, एक वे जो मुकाबले में हैं, दूसरे जो बस दर्शक हैं। होस्ट आता है और कहता है, आप सभी को एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। जो भी योद्धा हार के बाद निराश हैं, वे अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आज के सभी मुकाबले इसी दिन समाप्त होंगे। आप किसी भी टॉप 10 योद्धा को चुनौती दे सकते हैं। ये सुन सभी हैरान रह जाते हैं। कई योद्धा पहले किस्मत से बाहर हुए थे, अब उन्हें यह मौका मिला था। बहुत से योद्धा अपना नाम दर्ज करवा देते हैं, लेकिन अधिकांश ने 3 ही योद्धाओं को चुनौती दी थी। इससे होस्ट परेशान हो जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि मुकाबले तेजी से खत्म हो। तभी उसकी नजर 2 नामों पर जाती है, जिनमें से एक ने देवमणि को चुनौती दी थी, और वह नाम था समायरा रेबलर थी, जिसने वीर से मुकाबला किया था और उसके बाद वह 2 दिन तक बेहोश रही थी। वीर और समायरा का मुकाबला सभी को इसलिए याद था क्योंकि उन दोनों के मुकाबले का सारांश किसी की भी समझ नहीं आया था। समायरा आगे के मुकाबलों को जीतकर 11वें स्थान पर पहुंच गई थी, पर वह अभी भी एक स्थान पीछे थी और वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहती थी।
इसलिए उसने सीधा चौथे स्थान वाले योद्धा को चुनौती दे दी थी। वैशाली और रीना भी देवमणि या फिर रघुवीर को हराने का भरोसा रखते थे, लेकिन वीर के कहने पर उन्होंने उन दोनों को चुनौती नहीं दी थी, क्योंकि यहीं पर मुकाबले का अंत नहीं होने वाला था। वीर उन्हें अपनी ऊर्जा का बचाव सिखा रहा था। जब काम एक पैसे से हो सकता है तो वहाँ पर 5 रुपए खर्चा करने का क्या मतलब निकलता है। और रही बात उसके पहले स्थान पर होने की, तो इसमें उसकी गलती नहीं थी, बल्कि उसने जितने भी प्रतिद्वंदियों को चुना था वे सभी बहुत ही कमजोर थे। खैर, कुछ योद्धा वैशाली को भी चुनौती देते हैं, क्योंकि उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उसे चुनौती देने वाले एक पल से भी ज्यादा मैदान पर नहीं टिक पाते हैं और हार जाते हैं। जिन्होंने फिर से चुनौती दी थी उनमें से केवल 3 ही सफल होते हैं, समायरा, नयन और अंत में राहगीर। इस तरह से एक पूरी सूची तैयार हो जाती है, जो कि अगले स्तर के मुकाबले में भिड़ने वाले थे। होस्ट को लगा था कि मुकाबला बहुत ही समय लेने वाला था, लेकिन मुकाबला उसकी सोच से भी जल्दी खत्म हो जाता है। वह मुकाबले के खत्म होने के बाद सभी के सामने आता है और कहता है, तो बहादुर योद्धाओं, आज का मुकाबला यहीं पर खत्म होता है और अब स्तर 1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जो भी योद्धा पहले स्तर में चुने गए हुए हैं, वीर सिंह, रणवीर, रघुवीर, समायरा, रीना, वैशाली, दृष्टि, शिवा, देवमणि, नयन, जिनके भी नाम मैंने बोले हैं, वे कल से स्तर 2 में लड़ने वाले हैं। स्तर 2 के मुकाबले भाग्य पर निर्भर नहीं होंगे, बल्कि पूरी तरह से काबिलियत पर निर्भर करेंगे। सभी योद्धाओं को एक दूसरे का सामना करना होगा और अंत में जो भी जितने मुकाबले जीतेगा उसकी रैंकिंग उसी के हिसाब से तय होगी। ये रही स्तर 2 के योद्धाओं की पूरी सूची। वह इतना कहता है और अपना हाथ को हिलाता है। जल्दी ही स्क्रीन पर बहुत से नाम लिखे आ जाते हैं। कालवीर, रक्तपाल, तेजबल, शिररुद्र, अंधागामी, विक्रांत, सौर, हेमानी भरिगु, अली रशाद, हनुवंत, हरिवीर, वसंत एक्स, राहुल रोडक्लिफ, विक्रम आहूजा, देवज्योति सिन्हा, मिहिर भोपाली, वीर सिंह, रणवीर, रघुवीर, समायरा, रीना, वैशाली, दृष्टि, शिवा, देवमणि, नयन। इस सूची को पढ़ने के बाद बहुत से योद्धा निराश होते हैं, खासकर वे योद्धा जिन्होंने आज चुनौती दी थी। वे सभी समझ रहे थे कि वे आसानी से एक स्थान अर्जित कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हुई और अंत में उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा। लेकिन इतने ताकतवर योद्धाओं का मुकाबला उन्हें करीब से देखने को मिलने वाला था। ये उनके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। इस जगह पर ये सब चल रहा था तो दूसरी ओर 5 दिन से लगातार आकाशीय परीक्षा को अवॉइड करने के बाद अंत में वह आकाशीय परीक्षा उसके सर पर आ गिरती है। लेकिन इस बार कुशाल पूरी तरह से तैयार था इस आकाशीय परीक्षा को पार करने के लिए। वह अपने हाथ को लहराता है और उसके हाथ में एक भाला प्रकट होता है। वह अपनी सारी ऊर्जा को रिलीज करता है और जल्दी ही एक एम्पर स्तर का हल्का वाला डोमेन बन जाता है। ये डोमेन बहुत ही गहरे लाल रंग का था और इसके भीतर आते ही बिजली के धागों की भी गति बहुत ही कम हो जाती है। ये डोमेन ऐसा लग रहा था मानो कि रक्त से बना हो। इतने दिनों के बाद जब कुशाल का चेहरा दिखाई देता है तो हम पाते हैं कि उसका चेहरा बहुत ही भद्दा हो गया था और उसके चेहरे पर किसी भी तरह की लालिमा नहीं थी। वह पूरी तरह से पीला पड़ चुका था, मानो कि कोई लाश हो। उसके हाथ भी सफेद पड़ चुके थे और उसकी गर्दन की नसें साफ दिख रही थीं। उसके सर पर 2 निशान बन जाते हैं और जब वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है तो उन निशानों से सिंह बाहर निकल आते हैं। वह अपने भाले को कसकर पकड़ता है और तेजी से उस बिजली से टकरा जाता है। एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और एक सफेद रोशनी चारों ओर फैल जाती है। तो क्या होने वाला था आगे? क्या यह मार्शल आर्ट्स मीटिंग सफलता पूर्वक निकल पाएगी या फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी? जानने के लिए अभी सुनिए सुपर गॉड लेवल योद्धा। अगले दिन सभी योद्धा मैदान में कतार में खड़े हुए थे, लेकिन आज के दिन उनमें से कई सारे योद्धा गायब थे। जाहिर सी बात है वे सभी वे योद्धा थे जो कि हताश हो गए थे और अपनी कल्टीवेशन पर और भी फोकस करना चाहते थे। वहीं पर जो योद्धा मैदान में आए थे वे सभी वे योद्धा थे जो कि इन मुकाबलों को देखकर कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही थे। जो भी योद्धा जानते थे कि वे अभी इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वे इस पल को नहीं छोड़ना चाहते थे और प्रतिभाशाली और ताकतवर योद्धाओं के मुकाबले को देखकर कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। और जो अपने ब्रेक थ्रू के नजदीक थे वे कल्टीवेशन में लग जाते हैं। बहरहाल आज के दिन की व्यवस्था शुरू होती है और होस्ट सभी के सामने प्रकट होता है। वह उत्साह के साथ सभी का स्वागत करता है और कहता है, तो प्यारे योद्धाओं, अब असली मुकाबले में उतरने का समय आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मुकाबले के नियम काफी सरल हैं। 25 योद्धाओं में से हर कोई एक दूसरे से लड़ेगा। हर एक योद्धा के लिए 24 मुकाबले होंगे। जो भी इनमें से ज्यादा मुकाबलों को जीतेगा वह विजेता घोषित कर दिया जाएगा और प्रथम 7 स्थानों पर आने वाले को महापुराशिश में जाने का एक अवसर मिलेगा। ये मुकाबले इस स्क्रीन द्वारा रैंडमली शुरू होंगे। ये 25 टोकन हैं जो कि आपको अपने पास रखने हैं। इसमें आपकी जीत और हार का लेखा जोखा तो होगा ही, लेकिन इसके साथ ही यह आपका नंबर आने के साथ ही आपको मैदान पर टेलीपोर्ट कर देगा। मुकाबलों का समय सुबह के 8 बजे से शुरू होगा और रात के 10 बजे तक मुकाबले चलेंगे। इन मुकाबलों में कोई भी समय सीमा नहीं है।
मुकाबला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई एक हार ना मान ले या फिर हार जाए या दोनों ही लड़ने के काबिल ना बचे। हर मुकाबले की जीत पर 2 अंक मिलेंगे। अगर मुकाबला निरस्त होता है तो दोनों योद्धाओं को 1-1 अंक मिलेगा। वह होस्ट इसी तरह सारे नियमों की घोषणा करता है और अगले 15 मिनट तक बोलता रहता है। सभी के सभी सारे नियमों को ध्यान से सुनते हैं। कुछ खास नियमों के अलावा बाकी के सारे नियम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। स्क्रीन पर जल्दी ही एक नीली सा बोर्ड प्रकट होता है और उस पर सभी योद्धाओं के नाम और उनके आगे पॉइंट, जीत और हार के विवरण की सूची आ जाती है। इस वक्त सभी कुछ शून्य था। ये बिल्कुल IPL के पॉइंट्स टेबल की तरह था। वीर भी आसमान में हवा में लटकी स्क्रीन की तरफ देखता है और फिर सभी योद्धाओं की तरफ देखता है। अब आखिरकार वह पल ही गया था जब वह असली जीनियस के साथ मुकाबला लड़ने जा रहा था। वह अपनी मानसिकता को व्यवस्थित करता है और एक गहरी सांस लेता है। आर्यन, जो कि एक पंक्ति में सबसे आगे खड़ा था, पीछे मुड़ता है और वीर की ओर देखता है। वह उस दिन की चीज को भूला नहीं था और उसका दिल तो कर रहा था कि वीर पहले ही मुकाबले में उसके सामने आ जाए और वह उसे हरा दे। बहरहाल वह अपने आप को शांत रखता है। शांत रहना एक योद्धा की ताकत की सबसे बड़ी निशानी को दर्शाता है। वहां पर मौजूद सारे के सारे योद्धा अब असली मैदान जंग में उतरने वाले थे। उन 5 डाकू राजवंश के योद्धाओं के चेहरे पर एक बहुत ही बुरी मुस्कान थी जो कि किसी देखने वाले के शरीर में रोंगटे पैदा कर दे। वे 5 एक दूसरे के साथ पंच मिलाते हैं और फिर सामने की स्क्रीन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। स्क्रीन पर जल्दी ही पहले मुकाबले के प्रतिद्वंदियों का नाम प्रकट होता है। विक्रांत vs रक्तपाल। सबसे पहले जो मुकाबला होता है वह रक्तपाल और विक्रांत के मध्य होता है। रक्तपाल डाकुओं के शाही परिवार का लड़का था और महान डाकू मिस्टर स्पैरो का पोता था। महान डाकू स्पैरो का नाम हर एक साम्राज्य में गूंजता है। पहले भले ही राजवंश एक विशाल क्षेत्र पर काबू किए हुए था, लेकिन उनकी कोई भी राजधानी नहीं थी। ये महान डाकू स्पैरो ही थे जिन्होंने अपनी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल कर एक शहर का निर्माण किया। ये शहर लाखों विशालकाय जहाजों का इस्तेमाल कर समुद्र के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर बसाया गया है और यह समुद्र में घूम भी सकता है। ये शहर 100 किलोमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में फैला हुआ है और इसे बहुत ही मजबूत लकड़ी से बनाया गया है। ये लकड़ी दी ग्रेट साइबियन फॉरेस्ट के सबसे भीतर इलाके में पाई जाने वाली लकड़ी है जो कि ऊर्जा का अवशोषण कर मजबूत बनती है। अगर इसकी मजबूती की तुलना की जाए तो ये लोहे और स्टील को भी काटने की क्षमता रखती है। ये पूरा शहर इसी लकड़ी से बनाया गया है। महान डाकू स्पैरो ने एक बार सौर राजवंश के महाराज से लड़ाई की थी और वह उनके 10 हमलों को झेलने में सफल हो गया। उस वक्त इस तथ्य ने सभी को हैरान कर दिया था। अगर आपको अजीब लग रहा हो तो बता दूं कि स्पैरो और ड्रैगन किंग के अलावा कोई भी सौर राजवंश के महाराज के 10 से ज्यादा हमलों का सामना नहीं कर पाया है। वे या तो 1 या फिर 2 हमलों में ढेर हो जाते हैं। भले ही वे सभी महाराज स्तर पर हो, लेकिन सौर राजवंश के महाराज का लेवल ही अलग है। सौरा राजवंश को उत्तर पूर्वी इलाके का महावंश भी कहा जा सकता है। महावंश को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वे हर राजवंश के पास ना जाते हुए सीधे सौर राजवंश के पास आते हैं। उनकी टक्कर का अभी तक बस एक योद्धा था जो कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता। उस व्यक्ति को कॉमन सेंस की नजरों से देखना ही पाप होगा। उसने अपने एक पंच से ड्रैगन किंग यानी कि ड्रैगन राजवंश के महाराज को इतना घायल कर दिया था कि वह 2 साल तक बिस्तर से नहीं उठा था। इसी बात से उसकी ताकत का पता लगाया जा सकता है। स्पैरो का पोता होने के नाते रक्तपाल अपने आप में ही एक विशिष्ट पहचान रखता है। स्पैरो का नाम पूरे उत्तर पूर्वी इलाके के समुद्र में गूंजता है। इस नाम से हर एक राजवंश वाकिफ है। इस वजह से इस लड़के का नाम सुनते ही सभी इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। रही बात डाकू राजवंश की, तो यह एक राजवंश सौर राजवंश की वजह से ही बना था। दरअसल पहले डाकू अलग अलग दलों में समुद्र में लूट मचाया करते थे और बहुत से साम्राज्यों को उन्होंने कैद कर रखा था। लेकिन सौर राजवंश के उस समय के महाराज की एक बार इन डाकुओं के झुंड में से सबसे ताकतवर झुंड के सरदार से मुलाकात हुई और उनकी हल्की सी दोस्ती भी हो गई थी। उन्होंने उस डाकू को ये सुझाव दिया था और उसके बाद एक शांति प्रिय राजवंश की स्थापना हुई। भले ही यह डाकू साम्राज्य है, लेकिन इन्होंने डाकू वाली हरकतें छोड़ दी हैं और अगर अब ये अपने जहाजों को समुद्र में उतारते भी हैं तो वे या तो व्यापार के लिए होते हैं या फिर युद्ध के लिए होते हैं। डाकुओं की उस सिटी का नाम लहरगढ़ है और वह समुद्र की स्वर्णिम नगरी के नाम से जानी जाती है। डाकुओं की वास्तुकला में एक अनोखा आकर्षण होता है और उस जगह पर यह आकर्षण अपने चरम पर है। वह शहर दूर से देखने पर एक तैरते हुए जहाज की तरह लगता है, लेकिन जब उसे भीतर से देखा जाता है तो वह एक विशाल शहर है जहां पर अलग से अनाज उगाने की व्यवस्था, तालाब और रोड आदि सब कुछ बना हुआ है। वीर ने जब पहली बार इस सिटी का नाम सुना था तब वह बहुत ही हैरान हुआ था। वह इस स्पैरो नाम के डाकू के बारे में बहुत ही जिज्ञासु होता है, क्योंकि इस तरह की कलाकृति के बारे में सोचना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और उसने इस वास्तविकता में बनाकर भी दिखाया था। आपको बता दूं कि इस समय पर हवा में महल बनाना आसान है, लेकिन पानी में एक घर बनाना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से वह नगरी आकर्षण और सुंदरता का एक केंद्र है।
बहरहाल विक्रांत और रक्तपाल मैदान में पहुंच जाते हैं। रक्तपाल का चेहरा दिखने में सुंदर था और उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी जो कि उसकी सुंदरता में हल्की की कमी ला रही थी। इस पट्टी के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। जब वह 6 साल का था तो एक बार उसने अपने दादाजी से पूछा था कि क्या वह उनकी तरह बन सकता है। उस वक्त उसके दादाजी ने बच्चे का सवाल समझकर मजाक में जवाब दे दिया, बेटे मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें जख्म की आदत डालनी पड़ेगी और हर पल मौत तुम्हारे सामने हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर से मुस्कान नहीं हटनी चाहिए। तब रक्तपाल ने अपने दादा के सामने अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए अपनी एक आंख फोड़ ली थी। उस वक्त वह इतना जानता नहीं था, लेकिन उसकी बहादुरी उस वक्त भी काबिले तारीफ थी। तभी से वह अपने दादा का सबसे चहेता पोता बन गया है। रक्तपाल विक्रांत की तरफ देखता है और कहता है, सौर राजवंश के राजकुमार, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम एक महान नेता और उसके साथ ही एक महान योद्धा हो। मैं तुम्हें अपना लक्ष्य मानकर ही यहाँ पर आया हूँ और मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने लक्ष्य से इतनी जल्दी मुलाकात करूंगा। मैं तुम्हें पहले ताकत में हराना चाहता हूँ, फिर तुम्हें एक लीडर के तौर पर हराऊंगा। जब विक्रांत ये सुनता है तो वह मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी सुना है। सच कहूँ तो मैं तुम्हें भी अपने बराबरी का एक योद्धा मानता हूँ। आज अगर तुम मुझे हरा देते हो तो जिस तरह मैं तुम्हारा लक्ष्य था उस तरह तुम मेरे लक्ष्य बन जाओगे। ये कहते हुए वे दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। उनमें से कोई भी अपना हथियार नहीं निकालता है और सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक डाकू होने के नाते उन्हें अपनी शारीरिक क्षमता को विकसित रखना होता है। वहीं पर एक सौर राजवंश का राजकुमार होने के नाते विक्रांत मजबूत शरीर के साथ ही पैदा हुआ है। इस वजह से वे दोनों जब आपस में टकराते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है और दोनों ही पीछे हो जाते हैं। लेकिन इस टकराव में साफ देखा जा सकता था कि रक्तपाल ज्यादा पीछे हुआ था। विक्रांत को अपनी शारीरिक क्षमता पर तो यकीन था कि वह अपनी शारीरिक क्षमता से इस रक्तपाल का आसानी से सामना कर सकता है। रक्तपाल पीछे जाते हुए तुरंत अपने पास से 2 छोटे से खिलौने निकालता है और ये कोई और चीज नहीं बल्कि पिस्टल थी। ये छोटे हथियार थे जो कि पिस्टल की तरह थे, बस वातावरण की ऊर्जा को अत्यंत संघनित कर शरीर की ऊर्जा द्वारा चलते थे। वह हवा में पीछे जाते हुए 2 बार हमला करता है और 2 ऊर्जा के संघनन से बनी हुई गोलियां सीधे विक्रांत की तरफ बढ़ती है। उनका निशाना विक्रांत के दोनों हाथ थे। विक्रांत भी यह महसूस कर लेता है और बिजली से भी तेज गति से उसका हाथ हिलता है। अगले ही पल दोनों की दोनों ऊर्जा की गोलियां 2 हिस्सों में कटकर हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर रक्तपाल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, जैसा कि मेरे आदर्श से मुझे उम्मीद थी। अब चलो असली जंग शुरू करते हैं। वह इतना कहता है और फिर तेजी से आगे बढ़ता है। वह अपने बंदूक को साने की तरफ तेजी से हवा में फेंकता है। उस गन का निशाना विक्रांत का सर था। विक्रांत इस हमले को महसूस करता है और अपनी आंखों को तेजी से हरकत में लाता है। वह रक्तपाल की गति की दिशा और फिर बंदूक की दिशा को देखता है। वह तुरंत समझ जाता है कि रक्तपाल क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह मुस्कुराता है और अपनी गति को बढ़ाता है। तेजी से रक्तपाल के पास पहुंचने के बाद जब वे दोनों आपस में टकराते हैं तो रक्तपाल अपनी दिशा को बदलकर उस बंदूक की दिशा में टकराव करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रांत ने पहले ही उसकी हरकत को देख लिया था, इसलिए वह उसे रोकता नहीं है और उसे उस दिशा में जाने देता है। रक्तपाल तेजी से उस जगह पर जाकर गिरता है और बंदूक को पकड़कर सीधा गोली चला देता है। लेकिन जब वह उस तरफ देखता है तो वह पाता है कि वहां पर तो विक्रांत है ही नहीं। वह उसकी गोली से इस तरह से बच गया था मानो कि उससे पहले से पता हो कि वह क्या करने वाला है। वह इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन यह अजीब नहीं था कि उसके आदर्श योद्धा के पास इतनी भी काबिलियत ना हो। वह मुस्कुराता है और तेजी से अपने हाथों को प्रतिरक्षा के लिए विपरीत दिशा में घुमाता है। विक्रांत का पंच और रक्तपाल के हाथ आपस में टकराते हैं और रक्तपाल 10 से 20 कदम पीछे हट जाता है। पीछे हटते समय वह 3 दिशाओं में गोली चलाता है। उसने भी विक्रांत के अगले कदमों को भांप लिया था, जिस वजह से उसने पहले ही सुरक्षा के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तुमने 2 जगह गलती की है रक्तपाल। इस वक्त उसके कान के पास से आवाज आती है। अगले ही पल उसकी गर्दन पर एक तलवार रखी जा चुकी थी। वह देखता है और अपनी आंखों को बंद कर महसूस करता है तो जिसने उस पर हमला किया था वह असली विक्रांत नहीं था। उसने अपनी गलतफहमी में ही अपनी सारी ताकत को इस्तेमाल कर लिया था। विक्रांत उसे समझाते हुए कहता है, पहली बात तो तुम्हें अपनी तकनीक की मदद से मुझे पहले गति में आने के लिए मजबूर करना था, ना कि अपने आप को गति में लाना था। दूसरी बात ये कि तुमने एक ही बिंदु पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ये चीज सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तुम्हें हमेशा से अपने ध्यान को पूरी की पूरी फील्ड पर रखना होगा। तुम यहाँ पर अपने आप को खुद ही मेरे पास लेकर आए हो। एक यज्ञ में तुम जितनी ऊर्जा बचा सको तुम्हें उतनी ऊर्जा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रांत इन शब्दों के साथ अपनी तलवार को उसकी गर्दन के पास से हटा लेता है और पीछे हट जाता है। जब रक्तपाल हार गया था तो वह अपना ध्यान उसके हथियार पर लाता है। वह कहता है, तुम्हारा ये हथियार बहुत ही यूनिक है।
रक्तपाल ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, ये मुझे मेरे दादा ने तोहफे के रूप में दिया था। तो क्या संबंध है मिस्टर स्पैरो का आधुनिक दुनिया से? जानने के लिए अभी सुनिए सुपर गॉड लेवल योद्धा। अभी तक हमने देखा कि विक्रांत और रक्तपाल का मुकाबला खत्म हो गया था और रक्तपाल मुकाबले को हार गया था, लेकिन उसे जरा सा भी पछतावा नहीं था। उसने विक्रांत को अपना आइडियल माना था और वह उससे लड़ना चाहता था, इस वजह से खुश भी था क्योंकि उसकी इच्छा पूरी जो हो गई थी। वे दोनों मैदान से बाहर आते हैं और इसी के साथ स्क्रीन पर जो तालिका थी उसमें रक्तपाल सबसे नीचे और विक्रांत सबसे ऊपर पहुंच जाता है। विक्रांत के हिस्से में 2 अंक थे और रक्तपाल के हिस्से में 0 अंक थे, लेकिन उसकी सूची में हारने वाले मुकाबलों की जगह पर 1 अंक जुड़ गया था, इस वजह से वह सबसे नीचे पहुंच गया था। बहरहाल उनके मुकाबले के अंत के बाद 2 मिनट का अंतर पड़ता है और फिर अगले मुकाबले की घोषणा होती है और जिसमें लड़ने वाले देवमणि और हरिवीर थे। इस मुकाबले का अंत 1 मिनट से भी कम समय में हो जाता है। इसके पीछे की 2 वजहें थी। पहली बात तो हरिवीर हरिवर्णी राजवंश से था और इस राजवंश के योद्धा युद्ध कलाओं में बहुत ही धनी होते हैं और अंत में हरिवीर उससे पूरा 1 चरण ज्यादा ताकतवर था। इस वजह से वह 1 पल से भी कम समय में हार जाता है। इस हार को महसूस कर वह बहुत ही उदास होता है। वह सामने वाले की ताकत को तो नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन वे युद्ध कलाएं वह उससे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। बहरहाल इस मुकाबले के अंत के बाद अगला मुकाबला तुरंत घोषित होता है। अगले मुकाबलों में नयन और समायरा भी हार जाते हैं। जब दिन का 5वां मुकाबला घोषित होता है तो सभी का ध्यान स्क्रीन पर अपने आप आ जाता है। ये मुकाबला हिमानी और देवज्योति के बीच में होने वाला था। इस मुकाबले को देखने के लिए सभी के सभी बहुत ही उत्साहित थे, क्योंकि सामने 2 सुंदरियों की लड़ाई होने वाली थी और एक मर्द होने के नाते उनके मन में उत्सुकता का जागृत होना एक आम बात थी। वे सभी स्क्रीन पर अपनी नजरों को इस तरह से गड़ा लेते हैं मानो कि एक पल की भी चूक उन्हें बहुत ही खास पलों को छोड़ देने का पछतावा प्रदान कर सकती है। मैदान में हिमानी, जिसे ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी, शांत रहती है और अपने प्रतिद्वंदी की तरफ देखती है। देवज्योति भी हिमानी की तरफ देखती है और कुछ नखरे भरे अंदाज में कहती है, तो तुम हो सौर राजवंश की आइस गॉडेस। सच में तुमने मेरी आंखें खोल दी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर जो हमेशा ये भाव रहते हैं कि मैंने तुमसे कभी कुछ उधार लिया हो और लौटाया ना हो, अगर तुम इन भावों को हटा दो तो सच में मैं भी तुम्हारी सुंदरता में खो जाऊं। देवज्योति की बात सुनकर हिमानी स्तब्ध रह जाती है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह बस शिकन भरी नजरों से सामने की तरफ देखती है और कुछ देर बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जब देवज्योति ये देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह मुस्कान सच में बहुत ही सुंदर थी। यह मुस्कान बिल्कुल ऐसी थी मानो एकाएक वसंत की महक भरी हवा उसकी नाकों में घुसकर उसके पूरे शरीर को सुकून प्रदान कर रही हो। वह कहती है, तुम हंसी, मैंने देखा तुम अभी हंसी। सच में उस मुस्कान पर मैं खुद से ही हार मान जाऊं। देवज्योति इतना कहती है और अपने पास से एक तलवार को बाहर निकाल लेती है। वह तेजी से आगे बढ़ती है और हिमानी पर हमला करती है। हिमानी भी अपनी तलवार को घुमाकर देवज्योति के हमले को रोकती है और जब दोनों की तलवार टकराती है तो धातु के टकराव की आवाज आती है। उन दोनों की तलवार एक दूसरे से भिड़ी रहती है और देवज्योति आगे आकर एक मुस्कान के साथ हिमानी से कहती है, आई लव यू मेरी जान, अगर तुम मेरे साथ आ जाओ और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर मैं हम दोनों की जोड़ी किसी को भी हिलने पर मजबूर कर सकती है। हिमानी जब ये सुनती है तो वह स्तब्ध रह जाती है। उसकी समझ में नहीं आता है कि वह क्या कहे। उसने आज तक इस तरह की बात ही नहीं सुनी थी और आज जब वह सुन रही है तो किसी लड़के से नहीं बल्कि लड़की से सुन रही है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वह अपने आप को देखती है और पाती है कि सब कुछ अपनी जगह पर है। वह ये देखकर राहत की सांस लेती है कि वह कम से कम लड़का तो नहीं बनी है। दर्शकों में सभी के सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि वे दोनों एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनको तलवार के टकराव की आवाज से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। वहीं पर एक्स राजवंश से आए हुए योद्धा अपना माथा हिलाते हैं। उनमें से एक कहता है, छुट्टी की फिर से वही परेशानी शुरू हो गई है। हे भगवान, इस लड़की को किस तरह से बनाया गया है। एक्स राजवंश का सबसे बड़ा राजकुमार यह सुनता है तो वह भी अपना माथा हिलाता है। उसकी छोटी बहन को शुरुआत से ही लड़कों में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं रही है और यह बात पूरा का पूरा राजमहल जानता है। इस लड़की का लड़कियों के मामले में अभी तक का 75 लड़कियों का दल बन चुका है और वे सारी की सारी इस लड़की की गर्लफ्रेंड्स हैं। महाराज भी उसकी इस आदत से परेशान है और कई लोगों से इस बीमारी के बारे में पूछा है, लेकिन सभी का कहना है कि राजकुमारी देवज्योति को कोई भी बीमारी नहीं है, बस उन्हें अभी तक एक सही लड़का नहीं मिला है। जिस दिन उन्हें सही लड़का मिल जाएगा वे अपने आप ये सारी हरकतें भूल जाएंगे। इस वजह से राजवंश के शाही परिवार ने भी इस पर ध्यान देना छोड़ दिया है। वहीं पर दर्शकों में बैठे महाराज, जो कि अक्सर एक दूसरे के राजवंश में जाया करते थे, ये देखकर हंसने लगते हैं। एक्स राजवंश के महाराज अपनी नाक खुजाते हैं और हल्क से शर्मिंदा होते हुए कहते हैं, ये बच्ची भी ना पता नहीं कब बड़ी होगी।
मैदान पर हिमानी और वह लड़की काफी देर तक आपस में टकराती रहती है और इस दौरान उनकी बातचीत बंद नहीं होती है। बातचीत क्या, देवज्योति की बातें बंद नहीं होती है, क्योंकि बेचारी हिमानी को तो कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो तो अपना माथा दबाने लगी थी कि यह किस चीज से पाला पड़ गया उसका। देवज्योति ताकत के मामले में उससे कमजोर नहीं थी और लड़ने की कला भी उसकी काफी विकसित थी, इस वजह से वह उसे जल्दी से हरा भी नहीं सकती थी। देवज्योति उससे पूछती है, तुम कब से मेरे सारे ऑफर्स को ठुकरा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से ही किसी से प्यार करती हो। जब वह ये कहती है तो उसके चेहरे के भाव देखने के लायक थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो कि उससे उसकी दुनिया छीनने वाली हो। हिमानी को भी मौका दिख जाता है और वह तुरंत कहती है, हाँ मैं पहले से किसी से प्यार करती हूँ और हमारी शादी भी होगी, इसलिए तुम्हें अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब देवज्योति यह सुनती है तो वह ऐसा चेहरा बनाती है मानो क्या हो गया हो। वह तुरंत उसके पास हमला करते हुए आती है और उसकी तलवार से अपनी तलवार को टकराते हुए कहती है, कौन है वो? तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मर्द जाति होती है कमीनी है। मेरे उस बूढ़े आदमी को ही देख लो, मेरी माँ के अलावा उसकी 15 और बीवियां हैं। उनकी ये बातें भले ही बाहरी जनता से छुपी हुई थी, लेकिन भीतर मौजूद उन महाराजों से छुपी हुई नहीं थी। जब सभी महाराज ये सुनते हैं तो वे हंस पड़ते हैं और एक्स राजवंश के राजा के चेहरे पर काली रेखाओं को देखा जा सकता है। वह गुस्से में कहता है, तुम वापस आओ, फिर तुम्हें सबक सिखाता हूँ नन्ही शैतान। मैदान पर हिमानी जब देवज्योति की बातों को सुनती है तो वह फिर से परेशानी में पड़ जाती है, लेकिन इस बार वह उन्हें इग्नोर करने की ही तय करती है, क्योंकि अभी तक वैसे भी उसे उनकी आदत पड़ गई थी। वह पूरा ध्यान युद्ध पर करती है और कहीं ना कहीं से ओपनिंग देखने लगती है। अंततः उसे एक ओपनिंग मिल ही जाती है और वह उस मौके का फायदा उठाकर देवज्योति की गर्दन पर तलवार को रख देती है। देवज्योति ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, वह चुपचाप हार मान लेती है और वे दोनों की दोनों मैदान के बाहर आ जाती है। मैदान में आने के बाद देवज्योति एक और बार हिमानी की तरफ देखती है और कहती है, मेरे दरवाजे हमेशा से तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम्हारा कभी भी मेरे यहाँ पर स्वागत है। वह इतना कहती है और मुड़कर वापस से अपने दल के पास चली जाती है। उसकी हरकतों को पहचानते हुए राजकुमार उसे सलाह देने ही वाला होता है कि वह अपना मुंह फुलाती है और उसे इतराते हुए नजरअंदाज कर देती है। जब वह ये देखता है तो बस अपना माथा हिलाकर रह जाता है और कुछ कह भी नहीं पाता है। भले ही उसकी हरकतें कैसी भी हो, लेकिन वह पूरे परिवार की सबसे प्यारी सदस्य थी और सभी की चहेती भी थी। अगर कोई भी उसे नुकसान पहुंचाता तो पूरा का पूरा परिवार उसके खिलाफ हो सकता था। वह अपनी बात को गटक लेता है और उसे गुस्सा करने से परहेज करता है। जल्दी ही अगले मुकाबले की घोषणा होती है और इस बार मुकाबला फिर से विक्रांत का था और उसके सामने इस बार शिवा था। शिवा भी हैरान हो जाता है, उसका पहला ही मुकाबला एक एम्पर स्तर के ताकतवर योद्धा से होने वाला था। वह अभी किंग स्तर के मध्यम चरण पर था। अगर विक्रांत किंग स्तर के उच्च चरण पर भी होता तो भी वह सामना करने की सोच सकता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी सवाल नहीं था कि वह मुकाबले को जीत जाता। वह और विक्रांत दोनों के दोनों ही मैदान में पहुंच जाते हैं। शिवा मैदान में आने के बाद सबसे पहले विक्रांत को ग्रीट करता है। विक्रांत शिवा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वह विनम्रता के साथ उसे ग्रीट करता है। उसे पता था कि शिवा सन एकेडमी से था और सन एकेडमी के छात्रों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। वह अपनी तलवार को बाहर निकालता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। शिवा भी अपने पास से एक तरह का हथियार बाहर निकालता है। ये हथियार त्रिशूल था और उस त्रिशूल के शूल निकलने वाले हिस्से पर एक तरह का मोती लगा हुआ था। विक्रांत का हथियार जो कि एक तलवार थी, वह कुछ तरह की खास तलवार नहीं दिख रही थी और एकदम काले रंग की थी। एक बार को तो उसे देखने पर लग रहा था कि किसी तरह की जंग लगी तलवार को उठाकर विक्रांत लड़ने के लिए आ गया हो। शिवा अपनी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में त्रिशूल एक ज्वाला के साथ जलने लगता है। वह मोती भी एक चमक के साथ चमकता है और उससे एक गहरे बैंगनी रंग की रोशनी निकलती है। शिवा के चारों ओर एक तरह का डोमेन बन जाता है और उस डोमेन में तापमान भी काफी बढ़ जाता है। जब विक्रांत ये देखता है तो वह भी हल्का सा हैरान हो जाता है। वह इस ज्वाला को बिल्कुल भी नहीं पहचानता था। अगर ये स्काई फ्लेम होती तो फिर वह पहचान जाता, लेकिन ये स्काई फ्लेम नहीं थी। दर्शक दीर्घा से देख रहे महाराज भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बाहर खड़ा वीर भी ये देखता है और उसके चेहरे पर शंका साफ दिखने लगती है। वह गॉडफादर से पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही मनसा कहती है, ये कोई ज्वाला नहीं है बल्कि एक तरह की कल्टीवेशन तकनीक है जो कि ऊर्जा को एक ज्वाला के रूप में कल्टीवेट करती है। शिवा के शरीर में मौजूद ऊर्जा केंद्र की जगह पर एक अग्नि बीज होगा। जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो ये रक्तधारा के आधार पर एक तरह की हेवनली फ्लेम का रूप धारण कर लेता है। लेकिन वह हेवनली फ्लेम कुछ इस तरह की होती है जो कि केवल परिवार से परिवार में ही जा सकती है। वीर समझ में अपना सर हिलाता है और कहता है, तो ये एक कल्टीवेट की जा सकने वाली फ्लेम है। दर्शक दीर्घा में सौर राजवंश का महाराज भी इस चीज से परिचित था, इसलिए वह सभी को समझाता है। लेकिन इस तरह की तकनीक बहुत ही दुर्लभ होती है और इसे हर कोई सीख भी नहीं सकता है।
यही चीज शिवा की प्रतिभा को पहचानने के लिए काफी थी। बहरहाल शिवा अपने त्रिशूल की मदद से विक्रांत पर 2 हमले करता है, जो कि एक दाईं ओर से था और एक बाईं ओर से था। उसने इसी समय पर अपनी अग्नि ऊर्जा की मदद से एक तरह की फॉर्मेशन को बना दिया था, जो कि विक्रांत को चारों ओर से घेर लेती है। विक्रांत जब ये देखता है तो वह भी इस तरह के हमले से हल्का सा हैरान हो जाता है। उसे आज एक नए तरह की युद्ध कला देखने को मिल रही थी। वह उत्साह के साथ अपनी तलवार को लहराता है और फिर उससे 2 स्लैश अटैक करता है। ये दोनों के दोनों स्लैश अटैक जाकर उन दोनों अग्नि ऊर्जा से बने हुए त्रिशूलों को लगते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये करने के बाद विक्रांत तेजी से अपनी तलवार को हवा में उठाता है और फिर जमीन पर पटकता है। जैसे ही वह तलवार जमीन पर गिरती है, एक ऊर्जा का धमाका होता है और विक्रांत पीछे हट जाता है। शिवा वैसे भी केवल किंग स्तर का योद्धा था और विक्रांत एम्परर स्तर का एक जीनियस योद्धा था। वह विक्रांत का सामना करता तो भी कैसे करता, लेकिन वह हार मानने वालों में से भी नहीं था। वह अपने आप को संभालता है और इससे पहले कुछ कर पाता अपने पीछे से एक ताकतवर हमला आता हुआ महसूस करता है। वह अपनी गतिज तकनीक को एक्टिवेट करता है और तुरंत एक सुनहरे रंग की रोशनी चमकती है और उसके पैर के नीचे 2 घेरे बन जाते हैं। वे तेजी से घूमते हैं और वह पलक झपकते ही विक्रांत से दूर हो जाता है। विक्रांत भी अचानक से पैदा हुई इस गति से चकित हो जाता है। विक्रांत दूर जाने के बाद ठहरता नहीं है, बल्कि अपने हाथों की मुद्राओं को बदलता है और उसके आसपास बहुत सी संस्कृत की लिपियां चमकने लगती हैं। वे सारी की सारी घूमते हुए उसके सर पर जाकर चिपक जाते हैं और वहां पर तीसरी आंख जैसा कुछ बन जाता है। वह आंख एक झटके के साथ खुलती है और मानो कि पूरा मैदान जल उठा हो ऐसा तापमान फैलता है। जैसे ही शिवा के सर पर मौजूद तीसरी आंख खुलती है, उसके शरीर में एक जोरदार धमाका होता है और उसका स्तर बढ़ने लगता है। वह पहले किंग स्तर के मध्यम चरण पर था, लेकिन धीरे धीरे वह किंग स्तर के ऊपरी चरण, फिर किंग स्तर के अंतिम चरण पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसकी ताकत बढ़ने का क्रम रुक जाता है। इस स्तर पर आने के बाद वह अपने त्रिशूल को हवा में घुमाता है और आसमान में से आग का चक्र बन जाता है, जो कि एक बड़े से त्रिशूल का आकार ले लेता है। वह विक्रांत की ओर देखता है और कहता है, राजकुमार, मैं जानता हूँ कि मैं अभी आपका मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखता हूँ, इसलिए इस हमले के साथ ही मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूँ। वह इतना कहता है और तेजी से यह हमला विक्रांत की ओर छोड़ देता है। विक्रांत इस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर खतरा महसूस करता है। वह महसूस करता है कि अगर उसने इस हमले को नहीं रोका था, उसके बहुत ही गहरी चोट लग सकती है। यही चीज ही शिवा की ताकत को सिद्ध कर सकती थी। विक्रांत हैरानी और सम्मान भरी नजरों से शिवा की तरफ देखता है और फिर अपनी तलवार पर पकड़ को मजबूत करता है। वह तलवार को हवा में लहराता है और आसपास की हवा में एक अलग पैनापन आ जाता है। जब दर्शक दीर्घा में मौजूद महाराज ये देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। सौर राजवंश के महाराज के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इस लड़के ने विक्रांत को उसका आधारीय स्वॉर्ड इंटेंट इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। सच में ये लड़का काफी प्रतिभाशाली है। बाकी के महाराज मैदान की तरफ देखते हैं और फिर सौर राजवंश के राजा की तरफ देखते हैं। एक सबसे कमजोर स्वॉर्ड इंटेंट को भी कल्टीवेट करने के लिए योद्धा को कम से कम शासक स्तर की आवश्यकता होती है, जहां पर वह अपने हथियार को चलाने के तरीके को प्रकृति के नियमों के सामने साबित कर पाता है और अपना एक तंत्र बना पाता है। लेकिन कई सारे प्रतिभाशाली योद्धा होते हैं जो कि पहले ही यह काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जीनियस योद्धा अरबों में एक होते हैं। उन्हें विक्रांत को देखकर वही वाला जीनियस दिख रहा था। विक्रांत सच में एक बहुत ही अच्छा योद्धा रहा था और वह बचपन से ही सभी का चहेता रहा था। उसमें न सिर्फ एक योद्धा बल्कि एक अच्छा नेता होने की भी खासियत थी। सभी महाराज सौर राजवंश के महाराज की तरफ देखते हैं और अपनी ईर्ष्या को छुपा नहीं पाते हैं। एक्स राजवंश का महाराज कहता है, तुम्हें अपने बेटे के लिए शादी का कोई उम्मीदवार तो चाहिए ही होगा। सौर राजवंश में मैं अपनी बेटी की शादी कराने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात को खत्म कर पाता, सौर राजवंश का महाराज कहता है, कोई भी जरूरत नहीं है अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की। विक्रांत एक बहुत ही समझदार लड़का है जो कि रिश्तों को बनाना और मिटाना जानता है। मैं उससे किसी भी तरह का दबाव नहीं देने वाला हूँ। अगर तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे की किस्मत रहेगी तो फिर वे एक दूसरे से जरूर मिल जाएंगे। एक्स राजवंश का महाराज भी समझ जाता है कि सौर महाराज क्या कह रहा है। वह अपनी बात को आगे जारी नहीं रखता है और वापस से मुकाबले पर ध्यान केंद्रित करता है। मैदान में विक्रांत की तलवार कंपन करने लगती है और अचानक से उस पर से वह काली परत हटने लगती है और सुनहरी तलवार सभी के सामने आती है। यह तलवार बहुत ही चमकीली थी और इस पर किसी तरह की तो कढ़ाई हो रही थी। विक्रांत इस तलवार को लहराता है और एक स्लैश अटैक शिवा के हमले की तरफ बढ़ता है। दोनों हमले आपस में टकराते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके के साथ ही शिवा 20 से 30 मीटर पीछे हो जाता है और खून की उल्टी कर देता है। दूसरी ओर विक्रांत अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस हाथ में हल्का सा कंपन हो रहा था। वह भी इस बात से हैरान था, लेकिन शिवा ने बहुत ही उम्दा स्तर की ताकत का प्रदर्शन किया था। मैदान के बाहर खड़ा वीर और बाकी के योद्धा भी शिवा की काबिलियत को देखकर हैरान हो जाते हैं।
यहाँ पर आया हुआ कोई भी योद्धा नौसिखिया नहीं था जो कि जलन या फिर अन्य भावों की वजह से दूसरे योद्धा को नीचा दिखाए। यहाँ पर आने वाले सारे के सारे योद्धा अपनी जगह के प्रतिभाशाली योद्धा थे और अब तो दूध से मलाई भी निकाली जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने से हर किसी ने इस मुकाबले में शिवा की योद्धा कला को देखा था। शिवा सच में काबिले तारीफ योद्धा था, लेकिन विक्रांत भी कम नहीं था। उन सभी ने भी कुछ देर पहले हवा की पैनाई को महसूस किया था। अगर हवा की उस पैनाई को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाया जाए तो फिर विक्रांत भी कमजोर योद्धा नहीं था। उसने इतनी सी उम्र में एम्परर स्तर पर ही स्वॉर्ड इंटेंट को हासिल कर लिया था। इस स्तर पर अगर कोई स्वॉर्ड लाइट या फिर अपने हथियार के दूसरे चरण को हासिल कर ले तभी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पर तो आधारिया स्वॉर्ड इंटेंट उन्हें देखने को मिला था और उन्हें नहीं लगता था कि इस मुकाबले में विक्रांत ने गंभीर रूप से इस चीज का इस्तेमाल किया था। वीर जो कि सब कुछ देख रहा था यह महसूस कर लेता है और वह भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर जल्दी ही एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, अगर तुम कमजोर होते तो मजा नहीं आता, लेकिन अब मजा आने वाला है। सौर राजवंश, इस बार तो तुम्हारी हार पक्की है। इतना कहने के बाद वह अपनी आंखों को बंद करता है और फिर से खोलता है। उसकी आंखें अचानक से नीली हो गई थी और उनमें से एक तरह की रोशनी बाहर निकल रही थी। यह उसकी एक तकनीक थी जिसकी मदद से वह अपने योद्धा की किसी गति को अपनी याद में कैद कर सकता था। उसने ये केवल मजे के लिए सीखी थी, लेकिन बाद में इसके कई सारे फायदे सामने आए। बहरहाल इस मुकाबले के होते होते दोपहर के 2 बज जाते हैं और दिन के ब्रेक का समय आ जाता है। इस ब्रेक के आते ही सभी के सभी योद्धा अपने अपने आवास पर लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां पर होस्ट प्रकट होता है और उनकी तरफ देखते हुए कहता है, इस बार के योद्धा सच में पिछली बार से काफी ज्यादा होनहार और प्रतिभाशाली हैं। मेरे हिसाब में ये जगहें भी कम पड़ सकती हैं। इतना कहने के बाद वह वहां से गायब हो जाता है। दूसरी ओर एक बवंडर तेजी से समुद्र को पार करता हुआ इसी दिशा में बढ़ रहा था। ये बवंडर काफी विशाल था और गहरे काले रंग का था। जहां से भी यह गुजर रहा था एक काले रंग की ऊर्जा उस जगह को प्रभावित कर रही थी और कोई भी समुद्री जीव जिंदा नहीं बच पा रहा था। जल्दी ही यह समुद्र एक विशालकाय टापू के सामने आ जाता है। इस टापू के सामने आने के बाद इस बवंडर के केंद्र में सिंहासन पर बैठा हुआ एक नौजवान अपने पास से एक बांसुरी को निकालता है और उसे अपने काले होठों से लगाकर बजाता है। इस धुन को सुनने के बाद उस पूरे विशालकाय टापू पर हलचल होती है और वह हिलते हुए ऊपर उठने लगता है। जैसे ही वह समुद्र की सतह को पार करता है एक बहुत ही काली पृष्ठभूमि सामने आती है। ये किसी की खाल दिख रही थी। जब गौर से देखा जाता है तो वह एक बड़ा सा काला जीव था जो कि महाराज स्तर पर था। ये जीव आकार में बहुत ही विशाल था और उसकी एक गर्जन से पूरा का पूरा समुद्र कांप रहा था। इस जीव के बाहर आते ही उस लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह उस बवंडर से बाहर आता है। वह अपने सामने मौजूद उस विशालकाय मछली को देखता है और हंसते हुए कहता है, आज से तुम्हें इस राजा की सवारी बनने का मौका दिया जा रहा है। आगे जब मैं इस पूरी दुनिया पर काबू कर लूंगा तब तुम एक अलग ही ओहदा धारण करोगे। वह जीव अपने सामने खड़े कुशाल की इन बातों को सुनकर जोर से चिंघारता है। कुशाल उस चीख को सुनकर मुस्कुराता है और ठंडे लहजे में कहता है, तो तुमने ये चुना है। वह इतना कहता है और उस बांसुरी को फिर से अपने होठों से लगाता है और एक धुन निकालता है। इस धुन के वातावरण में प्रवेश करते ही उस जानवर की दर्द भरी चीखें निकलती है और वह घुराने और अपनी पूंछ पटकने लगता है। जब पीछे खड़े डेविल्स ये दृश्य देखते हैं तो उनकी पीठ में ठंडक दौड़ जाती है। वे महाराज स्तर के योद्धा वहीं पर गुस्से भरी नजरों से इस तरफ देखते हैं। ये जीव उनके कमांडर का शाही रथ खींचता था और बहुत ही सम्मानीय पद रखता था, लेकिन आज ये तुच्छ मनुष्य उनके इस पवित्र जीव को इस तरह से तड़पा रहा है। अगर वे इस लड़के के काबू में ना होते तो अभी तक तो इसका वह हाल कर चुके होते कि इसकी 7 पुश्ते तक डेविल नाम सुनकर कांप जाती। हम कुछ महीने पहले का दृश्य देखते हैं जब कुशाल उस टापू पर भटक रहा था। वह उस स्मृति पत्थर की दिशा का पीछा करते हुए उस महल तक पहुंच जाता है जो कि उस स्मृति पत्थर में दिखाया जा रहा था। जब वह वहां पर पहुंचता है तो वहां पर उसे वही दृश्य देखने को मिलता है जो कि बाकी के योद्धाओं को देखने के लिए मिला था। इस दृश्य को देखकर उसकी सारी योजना उसके मन में तैयार हो जाती है। वह अगले 3 महीने तक पहले अपने गुरुजी को रिकवर करने पर जोर लगा देता है और फिर इसके बाद वह अपनी योजना को शुरू करता है। अपने गुरुजी की मदद से वह इन महाराज स्तर के योद्धों को अपने काबू में कर लेता है। इसके बाद उसके हाथ एक नक्शा और एक तरह का यंत्र लगता है जो कि इस जानवर को काबू कर सकता था। उस यंत्र को उठाने के बाद वह सीधा एम्परर स्तर पर ब्रेक थ्रू के लिए उस महल में मिली रक्त बूंद और बाकी के सामान का इस्तेमाल करता है और आज आखिर में वह एम्परर स्तर का योद्धा बन ही गया था। इसके साथ ही उसकी मार्शल सॉल भी पूरी तरह से जागृत हो गई थी। उसने किंग स्तर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसके साथ ही उसका एक डोमेन भी विकसित हो गया था जो कि द वेल ऑफ डार्कनेस के नाम से उसने पहचाना। इस तरह का डोमेन डेविल समुदाय की सबसे शाही प्रजाति द्वारा ही कल्टीवेट किया जाता है। खुद ये डेविल्स भी हैरान हो गए थे कि इस कुशाल ने किस तरह से इस डोमेन को कल्टीवेट किया, लेकिन वे कुछ पूछने की हालत में नहीं थे।
उनको नहीं पता था कि इस डोमेन को हासिल करने के लिए कुशाल ने उनके पुराने कमांडर के शरीर के हर एक अंग को अलग कर उसका सेवन किया था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वे किसी भी हाल में उसे मारने की कसम खा लेते और फिर वह उस यंत्र की मदद से भी उन्हें काबू में नहीं कर पाता। बहरहाल वह इस वक्त इस जगह पर इस जानवर को अपने काबू में करने के लिए आया था, लेकिन एक दैवीय चरण में प्रवेश कर चुके योद्धा की सवारी के रूप में ये जानवर काफी घमंडी था। उसे पता था कि ये भी आसानी से नहीं मानेगा और उसे यंत्र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जब वह उसे चीखता हुआ देखता है तो वह मजे लेते हुए कहता है, क्या हुआ घमंडी जानवर, अब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चली। मैं तुम्हें पहले मौका दे रहा था कि मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने तेवर दिखाने हैं। याद रखना, आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम मेरे एक मामूली गुलाम हो, एक उपकरण की तरह जिसे मैं जब चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ और जब चाहे फेंक सकता हूँ। उस जानवर की समझ आता है कि कुशाल क्या कह रहा है, लेकिन वह दर्द से कुछ भी बोल नहीं पाता है। वह बस सामने घृणा भरी नजरों से देखता है। उस जानवर की नजरों को देखकर कुशाल का गुस्सा एक बार फिर से वापस आ जाता है और वह फिर से उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। समुद्र के इस इलाके में चीखें करीब 2 घंटे तक गूंजती है और अंत में वह जानवर मारा जाता है। जब सभी डेविल ये दृश्य देखते हैं तो वे बहुत ही उदास होते हैं। उन डेविल्स में से एक से रहा नहीं जाता है और वह गुस्से में कुशाल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कुशाल ये देखकर मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं करता है। जैसे ही उस डेविल का हमला कुशाल के चेहरे के पास पहुंचता है, वह डेविल अपने चेहरे पर एक बहुत ही भयंकर दर्द को महसूस करता है। वह उस दर्द से फड़फड़ाने लगता है। कुशाल उसे इस हालत में देखकर कोई भी बेचारापन नहीं दिखाता है और उसे एक जोरदार लात भी मार देता है। वह गुस्से में सभी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम सभी को आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। अब तुम मेरे गुलाम हो और अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मेरे लिए फायदेमंद बनकर रहो। वह इतना कहता है और उन पर ध्यान भी नहीं देता है। वह सामने वाले जानवर के पास जाता है और अपने पास से एक काले रंग की तलवार को निकालता है। यह तलवार काफी विशाल थी और कुशाल से करीब 5 गुना लंबी थी, लेकिन इसका आकार मनचाहे तरीके से बढ़ाया और घटाया जा सकता था। वैसे तो महाराज स्तर के जानवरों को कोई भी एम्परर स्तर का योद्धा काबू में नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो जानवर था वह एक डेविल प्रजाति का था और डेविल प्रजाति में रक्तधारा सबसे जरूरी होती है। कुशाल की रक्तधार उन सभी में सबसे उच्च प्रजाति की थी, इस वजह से वह इतनी आसानी से उस जानवर को मार सका था। उस बांसुरी ने तो बस एक सहायक भूमिका निभाई थी। कुशाल अपनी तलवार को घुमाता है, लेकिन उसका हमला उस जानवर के सर पर एक खरोंच तक नहीं ला पाता है। भले ही कितनी भी कमजोर रक्तधारा हो, लेकिन उस जानवर का शरीर महाराज स्तर पर होने के नाते काफी मजबूत था और एक एम्परर तो कभी भी उसके शरीर को नहीं भेद सकता था। वह पीछे से एक योद्धा को बुलाता है और ये आदेश देता है। जब वह योद्धा यह आदेश सुनता है तो वह रूखे मन से मछली की ओर मुड़ता है। उसके मन में चल रहा था, हमारे अंदर एक खूनी प्यास है जिसकी वजह से हम ऐसे हैं, लेकिन ये आदमी सच में एक डेविल है। टापू पर ब्रेक के बाद सभी योद्धा फिर से उस बड़ी सी स्क्रीन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आज के 6वें मुकाबले की घोषणा होने वाली थी। जब सभी छात्र स्क्रीन के सामने पहुंच जाते हैं तो उस पर एक काउंटडाउन चल रहा था। ये काउंटडाउन 15 से उल्टा चल रहा था। जब काउंटडाउन खत्म होता है तो स्क्रीन पर 2 नाम लिखे हुए आ जाते हैं, वीर सिंह और तेजबल। जब सब ये नाम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपना सारा उत्साह खो दिया था। अभी तक कोई भी किंग स्तर का योद्धा एम्परर स्तर के योद्धा से नहीं जीता है, तो फिर वीर कैसे जीत सकता था। वे सभी निराश होकर वापस जाने लगते हैं और काफी तो वापस से कल्टीवेशन करने के लिए चले भी जाते हैं। वैशाली, रीना और कुछ जानकार योद्धा वहीं पर रुकते हैं। शायद से उन्हें इस बार कोई अचंभा देखने को मिल जाए। वीर और तेजबल जल्दी ही मैदान में पहुंच जाते हैं। तेजबल वीर को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, बच्चे, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बस किंग स्तर के एक कमजोर से योद्धा हो। मुझे तुम थोड़े से नाजुक लग रहे हो, इसलिए हार मान लो। वीर जब ये सुनता है तो वह मुस्कुराता है। वह थोड़ी सी विनम्रता दिखाते हुए कहता है, अरे सीनियर, आप तो मेरी बहुत ही फिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर ऐसे हार मान जाऊंगा तो मेरे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे ना, इसलिए मैं यूं ही हार तो नहीं मान सकता। हाँ, मेरे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? तेजबल कहता है। वीर उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हम दोनों आपस में मुक्केबाजी करते हैं और अपनी पूरी ताकत से एक पंच मारते हैं। आपकी ताकत को देखकर तो हार मानने लायक ही बचूंगा। वीर की बात सुनकर तेजबल खुश हो जाता है। वैसे भी वह अपनी ताकत के लिए जाना ही जाता है। उसकी शारीरिक ताकत डाकू राजवंश के योद्धाओं में जो कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आए थे सबसे ज्यादा है। वह हाँ में अपना सर हिलाता है और तैयार हो जाता है। वीर के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है और वह भी तैयार हो जाता है। इस पंच वाले मुकाबले में अभी तो ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होने वाला था। भले ही एक एम्परर स्तर के योद्धा का शरीर कितना भी मजबूत हो, लेकिन वीर ने जिस तकनीक को कल्टीवेट किया था वह महायोद्धा काया थी। ये काया सबसे मजबूत और ताकतवर काया जानी जाती है और वह इस काया के तीसरे चरण पर पहुंचने की तैयारी में था, जो कि उसकी ताकत को बखूबी दर्शाता है।
वह एम्परर स्तर के किसी भी योद्धा को झेल सकता है अगर वह केवल शारीरिक क्षमता के मामले में सामने आए। जल्दी ही वह और तेजबल आपस में टकराते हैं और जब उनके पंच आपस में भिड़ते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका बहुत ही जोरदार था। इसके पीछे का कारण ये था कि उन दोनों के पंच के बीच में मौजूद कुछ एटम्स दबाव में आ गए थे, जिस वजह से यह धमाका हुआ था। बहरहाल वे दोनों ही पीछे हट जाते हैं और तेजबल के चेहरे पर हैरानी के भाव साफ झलक आते हैं। वहीं पर वीर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह कहता है, इस हमले को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप मुझे हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। जब तेजबल ये सुनता है तो वह शर्म से लाल हो जाता है। वह अपने दांत भींचता है और उत्साह के साथ अपने पंच को सहलाता है। वह जिस तकनीक को कल्टीवेट करता था उसका नाम डायमंड बॉडी था और यह उसके शरीर को किसी हीरे की तरह मजबूत बनाता था। इस वजह से उसे दर्द बहुत पहले महसूस हुआ था और उसके बाद आज तक दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन वीर और उसके पिछले टकराव में ही उसे हाथ में दर्द महसूस हो रहा था। वह अपने हाथ को सहलाता है और कहता है, सच में तुम कमजोर नहीं हो और इसी वजह से अब मजा आने वाला है। वह इतना कहता है और तेजी से आगे बढ़ता है। वीर भी रुकता नहीं है और वह भी आगे बढ़ता है। जल्दी ही वे एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार टकराते हैं। मैदान पर जगह जगह पर टकराव पैदा होने लगते हैं और हर टकराव की गति भी बढ़ती जा रही थी। इन टकरावों के बीच में उनके कदमों की गति भी बढ़ती ही जा रही थी। वे पहले से भी तेज होते हुए जा रहे थे। वीर अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाता है और जमीन पर जोरदार बल लगाते हुए आसमान में पहुंच जाता है। तेजबल भी वहीं पर था। जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर था, वह दो चीजों में निपुण थी, पहली तेज गति और दूसरी ताकतवर बल। लेकिन वीर उसे इन दोनों में ही टक्कर दे रहा था। इस चीज ने उसके मन में उत्साह भर दिया था। उसे नहीं लगा था कि एक किंग स्तर का योद्धा उसे इतनी अच्छी टक्कर दे सकता है। वह पहले वीर को कम आंक रहा था, लेकिन अब पता चल रहा था कि वीर कमजोर नहीं है बल्कि उसकी बराबरी का है, कम से कम तब तक जब तक वह आध्यात्म के मामले में सामने न आए। लेकिन इस वक्त वीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह जब तेजबल पर हमला कर रहा था तो उसे एक चीज का एहसास होता है और वह आकाश था। आकाश चाहे कितनी भी छोटा हो और सिकुड़ता, लेकिन ठीक उसी समय पर वह अनंत भी लगता है। वीर की समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा वह करता कैसे है। वह मुकाबले के दौरान सिकुड़ाव और फैलाव की मदद से यह खोजने में लग जाता है। दोनों के बीच अभी तक कम से कम 100 से भी ज्यादा पंचेस और लात भूसे मिल चुके थे। बाहर की जगह पर सभी को केवल पटाखे से फूटते हुए नजर आ रहे थे। मिस्टर जॉन स्नो, जो कि डाकू राजवंश के महाराज थे, हैरानी से मैदान की ओर देखते हुए कहते हैं, यह सन अकेडमी का लड़का बहुत ही काबिल योद्धा है। तेजबल का सामना अगर केवल फिजिकल काबिलियत को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो शेररुद्र भी नहीं कर पाएगा। सौर राजवंश का महाराज भी ये सुनता है और एक मुस्कान के साथ जवाब देता है, होगा क्यों नहीं। तुम लोगों को पता भी है वह किसका बेटा है। धीरवीर की बात सुनकर सभी का ध्यान इस तरफ आ जाता है। सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के बाद धीरवीर कहता है, वह उस व्यक्ति का लड़का है जिसकी कहानियों को तुम में से कोई भी सामने नहीं लाना चाहता है, क्योंकि तुम सब उसके हाथों पिटकर बैठे हो। वह सूर्या सिंह का बेटा है। जब सभी यह बात सुनते हैं तो मानो उनके ऊपर बिजली आकर गिरी हो, वे स्तब्ध रह जाते हैं। उनमें से 2 मिनट तक कोई कुछ कह भी नहीं पाता है। वे वीर की तरफ हैरानी से देखते हैं और सबसे पहले मिस्टर जॉन स्नो कहते हैं, अगर ये उसका बेटा है तो इसे कॉमन सेंस से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये कॉमन तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तेजबल उससे जीत पाएगा। एक्स राजवंश का महाराज ये सुनता है तो मुस्कुराता है और कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बात बना रहे हो। बाप ऐसा था तो जरूरी नहीं है बेटा भी वैसा ही हो। तुम लोगों को याद नहीं है कि इस उम्र तक वो एम्परर स्तर पर था, लेकिन ये लड़का अभी केवल किंग स्तर पर ही है। जहां तक कि मुझे याद है उसने एम्परर स्तर को दिखाया था, लेकिन उसका असली कल्टीवेशन शासक स्तर को पार कर चुका था। यहाँ पर कमेंट्स में ये मत कहने लगना कि पापा तो इस स्तर पर था, वीर को कम क्यों रखा है। तो सुनो मेरे प्यारे दुलारे पाठकों, वीर इस स्तर पर इसलिए है क्योंकि उसने कल्टीवेशन अभी 3 साल पहले ही शुरू किया है और वह 3 साल में इस स्तर पर पहुंचा है, जबकि उसके पापा ने बचपन से ही कल्टीवेशन शुरू कर दिया था और उनके पीछे एक ताकतवर सिंह परिवार था, जो कि केंद्रीय महाद्वीप के 9 ताकतवर परिवारों में से एक है। दोनों की स्टार्टिंग लाइन बहुत ही भिन्न है। जब सभी यह सुनते हैं तो वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन धीरवीर बस मुस्कुराता है और कुछ शब्द कहता है, एक शेर का बेटा कुत्ता कभी भी नहीं हो सकता। इतना कहने के बाद वह चुप हो जाता है। सभी इन शब्दों से अनजान नहीं थे। बहरहाल वे नहीं मानते थे कि वीर भी अपने बाप की तरह होगा। मैदान में दोनों के बीच का टकराव अपने पीक पर पहुंच जाता है और अब तक दोनों की सांसें भी तेज होने लगी थी। वीर अपनी पूरी ताकत से एक पंच घुमाता है और वह आकाश को सिकुड़ता हुआ महसूस करता है। वहीं पर तेजबल भी यही करता है और जब दोनों के पंच आपस में टकराते हैं तो दोनों के दोनों ही पीछे हट जाते हैं। अभी तक दोनों की सांसें तेज हो गई थीं और वे दोनों ही हौंफ रहे थे। तेजबल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, पहली बार मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिला है। तुम बहुत ही ताकतवर योद्धा हो,
लेकिन अब इस मुकाबले को खत्म करने का वक्त हो चला है और तुम्हें अब हारना ही होगा। वह इतना कहता है और अपने पास से एक अजीब से हथियार को निकालता है। ये दो-धारी तलवार की तरह था, लेकिन बीच में भारी भरकम जंजीरें लगी हुई थी। तेजबल अपनी ऊर्जा को एकत्रित करता है और सीधा हमला कर देता है। वीर भी इस हमले को महसूस कर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे इस तरह का हथियार पहली बार देखने को मिला था। सच में जितनी ऊंचाई पर आदमी पहुंचता है उसे उतना ही नया देखने को मिलता है। वीर उस हथियार की कार्यविधि को समझते हुए बचने लगता है। वह हर बार जितनी दूरी से तेजबल के हमलों से बच रहा था, जबकि वह अपनी पूरी गति का इस्तेमाल कर रहा था। आखिर सामने वाला एक एम्परर स्तर का योद्धा जो था, लेकिन इस पूरे मुकाबले के दौरान वीर का ध्यान बंटा हुआ था। वह आकाश की हर एक गतिविधि को भी नोटिस कर रहा था। उसे आज कुछ काफी गहराई तक समझने का दिल कर रहा था और वह आकाश को ही समझना चाहता था। आकाश की हर एक हलचल के साथ ही उसका ज्ञान बढ़ता हुआ जा रहा था। काफी देर तक जब तेजबल का हमला वीर को नहीं लगता है तो वह भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। वह अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करता है और तलवार के दोनों हिस्सों पर लगा लेता है। वह कुछ मंत्र बुदबुदाता है और वह तलवार उससे पूरी तरह से जुड़ जाती है। ये हथियार को मास्टर करने का दूसरा चरण था, जिसे लाइट स्टेप कहा जाता है। इसी के बाद इंटेंट नाम का चरण आता है। वीर भी हैरान था कि सामने वाले ने इस हथियार के साथ इस स्तर को हासिल कर लिया है, लेकिन दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली योद्धा होते हैं जिनके अपने अनोखे हथियार होते हैं। यहाँ पर उसे एक मिल गया था। वह अपनी सारी ऊर्जा को फोकस करता है और अपना सारा ध्यान आसपास के आकाश पर करता है। इस समय उसे बहुत ही खतरनाक विचार कौंधा था और वह इसे आजमाने वाला था। उसने अपनी गतिज तकनीक को भी पूरे स्तर पर एक्टिवेट कर रखा था। अगर वह उस हमले को अपनी सोच के हिसाब से रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो फिर वह बिना किसी भी देरी के अपनी गतिज तकनीक को इस्तेमाल कर देगा। जब वह तलवार वीर की तरफ बढ़ रही थी तो जैसे जैसे वह वीर की तरफ जाती जा रही थी, वह बहुत ही खतरनाक प्रतिरोध महसूस कर रही थी और हर 1 मीटर की बढ़त के साथ यह प्रतिरोध बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वीर और उस तलवार के बीच की दूरी अनंत हो। लेकिन वीर इस तकनीक को ज्यादा देर तक काबू नहीं कर पाता है और अंत में तेजबल के बल की वजह से वह तकनीक टूट जाती है और उस तलवार की गति वापस से बढ़ जाती है। वीर इस वजह से तुरंत अपनी गतिज तकनीक को एक्टिवेट करता है और सीधा अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिस वजह से तलवार हवा को काटती हुई जमीन में प्रवेश करती है। एक धमाका होता है और जमीन पर गड्ढा हो जाता है। वीर, जो कि हवा में प्रकट होता है, अपने गालों पर ठंडक को महसूस करता है और देखता है कि उसके गाल पर चोट लग गई है और वह एक तलवार के कट का निशान था। वीर एक राहत की सांस लेता है। वहीं पर बाहर दर्शक जो इस मुकाबले को देख रहे थे, जब वीर को अभी तक मैदान में टिका हुआ देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। अभी तक वे सभी जो कि वापस चले गए थे आ गए थे और साथ ही वे जो कि आ नहीं रहे थे वे भी आ गए थे। जब उन्हें पता चला कि एक किंग स्तर का योद्धा एक एम्परर स्तर के योद्धा को टक्कर दे रहा है। अभी हालिया हुए हमले को देखकर तो विक्रांत और बाकी के जानकार योद्धाओं के चेहरे पर अजीब से भाव थे। उन्होंने अगर सही महसूस किया था तो तेजबल की तलवार पर एक प्रतिरोध लगा था जो कि बहुत ही ताकतवर लग रहा था। वह सामने वाले की ऊर्जा पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कि वह हमले के लिए वीर और तेजबल के बीच की दूरी को बढ़ाता जा रहा है। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या हुआ था, लेकिन उन्हें ये पक्का पता है कि वीर कुछ न कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए महाराजों के चेहरे पर भी शिकन के भाव हैं। डाकू राजवंश का योद्धा हंसने लगता है और कहता है, धीरवीर, तुमने बिल्कुल सही कहा था, एक शेर का बेटा एक कुत्ता नहीं हो सकता है। एक युद्ध के दौरान ही अपना डोमेन विकसित करना सच में काबिले तारीफ है। सौर राजवंश का महाराज भी मुस्कुराता है और कुछ भी नहीं कहता है। वहीं पर एक्स राजवंश के महाराज के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। वह पूछता है, ये किस तरह का डोमेन था? इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऊर्जा क्षय नहीं हुआ था। माना कि डोमेन में ऊर्जा क्षय न के बराबर होता है, लेकिन इसमें तो सामने वाले योद्धा की ऊर्जा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। सौर राजवंश का महाराज जब ये सुनता है तो वह समझाते हुए कहता है, एक डोमेन योद्धा की समझ पर निर्भर करता है। वीर ने प्रकृति से जो समझा वह बहुत ही नया और ताकतवर मालूम पड़ता है। ये साबित करता है कि वीर की समझ काफी आगे की है। एक्स राजवंश का महाराज भी हाँ में अपना सर हिलाता है और पहले वाली कहावत से सहमत हो जाता है। वीर और तेजबल का मुकाबला पीक पर पहुंच रहा था, लेकिन अभी तक वीर ने अपना हथियार तक बाहर नहीं निकाला था। आप सोच रहे होंगे कि वह ताकतवर है, लेकिन उसकी हालत सही नहीं थी। उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान आ चुके थे, लेकिन वह किसी भी हाल में अपने डोमेन को विकसित करना चाहता था, इसलिए वह हथियार को बाहर निकालकर सीधा लड़ने से परहेज करता है। वह सामने वाले के हर एक हमले को रोकने के लिए अपने बनाए गए कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन हर बार वह कुछ मात्रा से चूक जाता है। लेकिन उसका डोमेन काफी तेजी से विकसित हो रहा था। वहीं पर तेजबल भी थोड़ा सा थक गया था, लेकिन वह थकने से ज्यादा बहुत ही चिढ़ गया था। वीर उसके लिए एक कॉकरोच की तरह हो गया था, जिसे वह कितना भी मार ले मर ही नहीं रहा था। वह अंत में इतना चिढ़ जाता है कि वह अंधाधुंध हमला करने लगता है।
जब डाकू राजवंश का महाराज ये देखता है तो वह असहायता से अपना सर हिलाता है। तेजबल की यही खामी थी, वह अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है। वीर को वहीं पर उसके गुस्से की वजह से अपने डोमेन को विकसित करने का एक मौका मिल गया था। वह उसके हर एक अंधाधुंध हो रहे हमले को रोकने के लिए अपने नवजन्मित डोमेन का इस्तेमाल करने लगता है। डोमेन विकसित करने का मतलब होता है कि आप आधिकारिक रूप से हाफ स्टेप एम्परर बन गए हो। यूं तो बहुत से एम्परर स्तर के योद्धाओं के पास भी डोमेन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर वीर अभी से डोमेन विकसित कर रहा था, लेकिन वह अभी किंग स्तर पर ही था। इस वजह से वह हाफ स्टेप एम्परर ही कहा जा सकता था। तेजबल अब बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वह अपनी छाती को पीटता है और डोमेन एक्सपेंशन। तेजबल के इतना कहते ही एक लाल रंग की रोशनी निकलती है और वीर अपने आसपास एक जंजीर को फैलता हुआ महसूस करता है। वह किसी सांप की तरह उसके चारों ओर फैल रही थी। बाहरी दुनिया के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, बस दोनों योद्धा अपनी जगह पर जम गए थे। तेजबल की तलवार अपने आप ही मूवमेंट कर रही थी और तेजी से वीर की ओर बढ़ रही थी। वीर जो कि डोमेन में फंस गया था चकित हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि तेजबल ने भी अपना डोमेन विकसित कर लिया होगा। वह अपनी कमजोर मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से इस डोमेन को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन यही सही वक्त था उसके अपने डोमेन का इस्तेमाल करने का। वह भी अपनी आंखों को बंद करता है और एक झटके के साथ उन्हें खोलता है। उसके आसपास के वातावरण में एक आवाज गूंजती है और इन्फिनिटी एक्सपेंशन। इन शब्दों के साथ ही उसके आसपास कुछ तो परिवर्तन होता है। तेजबल का सबसे ताकतवर हमला सीधा वीर के हाथ पैरों को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह वीर के पास पहुंचता है उसकी गति धीमी पड़ती जाती है और वह अंत में जाकर इतनी धीमी गति से आगे बढ़ता है कि उसे रुका हुआ ही मान लीजिए। जब तेजबल ये देखता है तो वह हैरान हो जाता है। वीर ने उसके डोमेन को भी तोड़ दिया था। बाहर से मुकाबला देख रहे योद्धाओं की भी कुछ समझ नहीं आता है। वहीं पर दर्शक दीर्घा में बैठे महाराज अचानक से खड़े हो जाते हैं। उन्हें महसूस हुआ था कि वीर के आसपास मौजूद आकाश अनंत रूप से फैलता जा रहा है। इसे अनंत कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन हमले की गति के हिसाब से वीर के आसपास का आकाश अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। जब वह हमला रुक जाता है तो वीर एक राहत की सांस लेता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह खुशी से कहता है, आखिरकार मैं सफल हो गया, अब सही से मुकाबला शुरू किया जाए। वह इतना कहता है और अपने भाले को बाहर निकालता है। तेजबल जो कि सदमे में था होश में आता है और अपने हथियार को वापस से बुला लेता है। वीर की मेंटल स्ट्रेंथ उस डोमेन को इस्तेमाल करने में पूरी तरह से सूख गई थी, इस वजह से वह अपने डोमेन का अब इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जब योद्धा देव स्तर पर पहुंचता है तो उसका डोमेन एक भौतिक स्वरूप धारण करता है। वीर यह सोच रहा था कि उसके डोमेन का भौतिक स्वरूप कैसा होगा। एम्परर स्तर के डोमेन कुछ नहीं बस एक मायाजाल की तरह होते हैं, लेकिन वह डोमेन एक असल का भौतिक रूप होता है। डोमेन एक अलग प्रक्रिया है और यह किसी के ब्रेक थ्रू को प्रभावित नहीं करता है, बस उनकी अवस्था स्तरों की पहचान कराती है। जैसे कि एक महाराज स्तर के योद्धा के पास जो डोमेन होता है वह काफी बड़ा होता है और उसे प्रकृति द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन उसी समय पर कई सारे महाराज स्तर के ऐसे भी योद्धा होते हैं जिनके पास डोमेन नाम की यह चीज होती ही नहीं है। बहरहाल वीर का भाला अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तेजबल की तलवार के एक हिस्से से टकराता है और एक जोरदार कंपन पूरी तलवार में फैल जाता है। इस कंपन की वजह से तेजबल की नसें तक हिल जाती हैं। वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है और केवल कंपन की वजह से वह कई कदम पीछे हट जाता है। लेकिन वीर को पता था कि वह एक एम्परर स्तर के योद्धा को केवल इतने से तो नहीं हरा सकता है, इसलिए वह अपने हाथ में मौजूद भाले को लहराता है और एक नीले रंग की ज्वाला उसके सर के पीछे प्रकट होती है। यह इंपीरियल व्हील था। जब महाराज इस दृश्य को देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। हर कोई इस चीज से परिचित था। इंपीरियल व्हील योद्धाओं के बीच में एक किन की निशानी है। इस व्हील का मालिक एक बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा होता है और वह एक राजा की तरह होता है जिसके सामने बाकी के सारे योद्धा केवल प्रजा हैं। जब वे वीर के सर के पीछे इस व्हील को देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। सौर राजवंश का महाराज कहता है, ये दोनों बाप बेटे कमीने कहीं के। बाप के पास असुरा व्हील है तो वहीं पर वीर के पास इंपीरियल व्हील है। दोस्तों, मैं इतना तो समझ गया हूँ कि हम कमजोर योद्धा नहीं हैं, बल्कि गलत समय पर पैदा हो गए हैं। बाकी के महाराज भी सौर राजवंश के महाराज की बातों को सुनकर हाँ में अपना सर हिलाते हैं और एक फीकी मुस्कान देते हैं। इंपीरियल व्हील जो कि वीर के सर पर था वह कल्टीवेशन के सबसे शुरुआती चरण यानी कि धर्म स्तर पर हासिल किया जाता है। मैंने उस वक्त आपको बताया होगा कि यह तब हासिल होता है जब कोई अपनी सीमाओं को पार कर जाता है। दरअसल ये व्हील्स एक तरह के नहीं होते हैं और इनके कई सारे प्रकार होते हैं। सम्मिलित रूप से इस स्तर की बात की जाए तो इसे धर्म चक्र स्तर के नाम से जाना जाता है। इस स्तर पर योद्धा के सर के पीछे एक चक्र प्रकट होता है जो कि उनके व्यक्तित्व से काफी जुड़ा हुआ रहता है। वीर के सर के पीछे जो चक्र था वह भले ही सभी को एक इंपीरियल चक्र लग रहा था, लेकिन असल में वह एक इम्पुरान चक्र था। अगर धर्म चक्र के बारे में सही से जाना जाए तो कई तरह के धर्म चक्र होते हैं। यह एक तरह से एक योद्धा की इच्छा से बनते हैं और उसी के अनुसार अपना रूप धारण करते हैं।
धर्म चक्र स्तर को हासिल करने वाले ही अरबों में से एक योद्धा होता है, लेकिन इसमें भी सामान्य तरीके के धर्म चक्र और लेजेंडरी तरीके के धर्म चक्र होते हैं। सामान्य में तो कई तरह के होते हैं, लेकिन अगर लेजेंडरी तरीके धर्म चक्रों की बात करें तो वे 3 ही होते हैं। असुरा चक्र, ये चक्र हासिल या फिर स्वर्ग के सामने साबित नहीं किया जाता है, बल्कि यह स्वर्ग और सभी के खिलाफ जाकर छीना जाता है और दुनिया में अपने एक अस्तित्व का दर्शाता है। यह मारक आभा से भरा हुआ होता है। देव चक्र, ये स्वर्ग के सबसे चहेते योद्धा के लिए होता है। यह उस योद्धा के लिए होता है जो कि स्वर्ग द्वारा चुना जाता है। ये दिव्य आभा को समेटे हुए होता है। इम्पुरान चक्र, ये चक्र असुरा चक्र की तरह ही होता है। इसे भी स्वर्ग से छीना ही जाता है। जहाँ पर असुरा को किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता है, वहीं पर इम्पुरान स्वर्ग को हटाकर उससे ये चक्र छीनकर खुद राजा बनता है। तीनों के तीनों चक्र अपने आप में बहुत ही ताकतवर हैं और अभी तक इन चक्रों को हासिल करने वाले योद्धाओं ने इतिहास में अपने नाम दर्ज किए हैं। जैसे सौर राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त सौर्य ने देव चक्र को हासिल किया था और इस सौर राजवंश की स्थापना की थी। वह देव चक्र अभी भी अनंत ज्वाला के ऊपर चमक रहा है और उसी ने सौर राजवंश के भाग्य को बनाए हुए रखा है। वहीं पर अगर असुरा चक्र की बात की जाए तो उन्होंने उसका तांडव आज से 15 साल पहले देखा था। सौर राजवंश का महाराज, जो कि इसे इंपीरियल चक्र बताता है, वह असल में जानता था कि यह इंपीरियल व्हील नहीं है, लेकिन उसने ये किसी को नहीं बताया क्योंकि वे फिर इस सदमे को सह नहीं पाते। वह उम्मीद कर रहा था कि इस टूर्नामेंट में वह इस चक्र की असली ताकत को देखे, क्योंकि उसे पता था कि इस मुकाबले में तो उस चक्र की असली ऊर्जा उपयोग होने से रही। मैदान में वीर के सर पर जैसे ही वह चक्र प्रकट होता है, आसपास की सारी ऊर्जा उसकी तरफ केंद्रित हो जाती है और जल्दी ही उसके घाव भी भर जाते हैं। वह सामने खड़े तेजबल की तरफ देखता है और कहता है, तो अब मुकाबले को खत्म करने का वक्त आ गया है बड़े भाई। इतना कहने के साथ ही वह अपना भाला हवा में 2 बार घुमाता है और 36 फॉर्म ऑफ स्पीयर के 16वें मूव का इस्तेमाल करता है। इस मूव को उसने हाल फिलहाल में ही कल्टीवेट किया था और साधारण रूप से वह इस हमले को काबू नहीं कर सकता था, लेकिन उसके सर पर मौजूद उस चक्र की वजह से वह इस हमले को आसानी से काबू कर सकता था। वीर पहले इस चक्र का उपयोग नहीं जानता था, लेकिन जब वह किंग स्तर में ब्रेक थ्रू करता है तो वह इस चक्र से बहुत ही अधिक संपर्क महसूस कर पा रहा था। साथ ही वह इस चक्र को जब चाहे तब बुला भी सकता था। पहले ये तभी प्रकट होता था जब वह बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में हो। इसके साथ ही जैसे ही वह अपना एक कदम एम्पर स्तर की ओर बढ़ाता है, ये चक्र पूरी तरह से उसके काबू में आ जाता है। इसे शरीर के उस अंग की तरह मान सकते हैं जो कि अधिक तनाव आने पर ही काम करता हो, लेकिन अभी पूरी तरह से जाग गया हो और उसके निर्देशों के अनुसार काम कर रहा हो। जब तेजबल वीर के सर के पीछे उस चक्र को देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। वह एक एम्पर स्तर का योद्धा था, लेकिन पिछले 1 घंटे से वह वीर से लड़ता रहा है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर भी वह वीर से नहीं जीत पा रहा है। इस बात का उससे बहुत ही बुरा लग रहा था। वह अब अपने दांत भींचते हुए अपने सबसे खतरनाक हमले को आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी तलवार के दोनों हिस्सों को हवा में घुमाता है। दोनों की दिशा इस तरह से थी कि वे जिस भी ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे थे उनके बीच वाले हिस्से पर केंद्रित हो रही थी। तेजबल एक झटके के साथ दोनों की दोनों तलवारों को जोड़ देता है और संकेंद्रित ऊर्जा की प्रक्रिया अब तलवार पर केंद्रित हो जाती है। वह ऊर्जा उसकी तलवार की नोक से लेकर हर एक हिस्से पर फैल जाती है और बहुत ही पैनी हो जाती है। इसमें हल्के से स्तर पर इंटेंट का भी विकास हो गया था। वीर भी खुद ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कि हिलती भी नहीं है। उसकी ये 16वीं फॉर्म दोनों दिव्य ज्वालाओं से मिलकर बनने वाले सुंदर कमल से भी खतरनाक हमला हो चुका है। हालांकि यह उस स्पीयर अटैक से ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह 17वीं फॉर्म को हासिल कर लेता है तो वह भी पीछे रह जाएगा। ऐसे में उसे एक और नई फ्लैम की जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो उसकी ताकत के साथ फ्लैम्स की ताकत बढ़ेगी, लेकिन फिर उसके पास उन फ्लैम्स का वह फायदा नहीं रहेगा। इस वजह से वीर तय करता है कि इस टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद वह अगली स्काई फ्लैम की तलाश करने के लिए जाएगा। आप सभी जो कि अपने हिसाब से कहानी को घुमाना चाहते हैं और वीर को जल्दी से जल्दी नई स्काई फ्लैम दिलवाना चाहते हैं, आप सभी की जिज्ञासा को हल्का सा शांत करने के लिए उसे नई वाली फ्लैम 12वें स्थान पर मौजूद स्काई फ्लैम मिलेगी और वह उसे उसी दिव्य पुराशेष में मिलेगी जिसकी जगह वह यहाँ से जीतेगा। वह फिलहाल के लिए अपने हमले पर ध्यान केंद्रित करता है। वीर के चारों ओर की हवा में एक अजीब सा तीखापन आ जाता है और एक तरह की अलग हवा उसके चारों ओर चलने लगती है। जब महाराज ये चीज महसूस करते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं, लेकिन वीर ने उन्हें इंती बार हैरान कर दिया था कि ये हैरान उनके लिए ज्यादा नहीं थी। बाहर खड़ा विक्रांत भी हल्का सा हैरान हो जाता है। उसने जिस तरह तलवार इंटेंट को हासिल किया था, वीर ने भी स्पीयर इंटेंट को हासिल कर लिया है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उसकी आंखों के सामने इस मुकाबले का फैसला आ जाता है। दूसरी ओर आर्यन के चेहरे पर हल्का गुस्सा झलकता है। सभी योद्धा अपनी प्रतिभाओं को दिखा रहे थे, लेकिन अभी तक उसी का नंबर नहीं आया था। वह इस वजह से थोड़ा सा चिड़चिड़ा होने लगा था। वह अपने भावों को काबू करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर साधना में लग जाता।
है। मैदान में वीर और तेजबल दोनों के ही हमले तैयार हो जाते हैं और एक ही सेकंड में वे आपस में टकरा जाते हैं। एक दिल दहलाने वाला धमाका होता है और पूरी की पूरी स्टेज हिल जाती है। इस धमाके की वजह से जमीन पर दरारें पड़ जाती हैं। इस जगह को आप कह सकते हैं कि पत्थर और मिट्टी से नहीं बल्कि फॉर्मेशन से बनाया गया था, फिर भी इस जगह पर दरारें पड़ जाती हैं। इस टकराव की वजह से आकाश में भी दरारें पैदा हो जाती हैं।